आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, लेकिन जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन। हमारे पास इस विषय पर काफी दिलचस्प रिसर्च और कुछ नोट्स हैं, और हमारी कोशिश होगी कि इसमें से सबसे काम की बातें निकाली जाएं। और आज का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या है, बल्कि ये जानना है कि एक असरदार बातचीत के पीछे का विज्ञान और कला क्या है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि एक मामूली सी बातचीत से लेकर दुनिया को बदलने वाले भाषणों तक ये नियम कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशनल प्रोसेस को समझते हैं जिस पर हर तरह की बातचीत टिकी होती है। ये सिर्फ अपनी बात कहने से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। सही कहा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी बात का मतलब ही बदल सकता है। तो इस प्रक्रिया का पहला कदम है प्रेषक यानी सेंडर, वो इंसान जिसके दिमाग में कोई आइडिया या ख्याल आया है। फिर वो उस ख्याल को शब्दों, इशारों या तस्वीरों में ढालता है। इसे तकनीकी भाषा में संकलन यानी एनकोडिंग कहते हैं। और ये जो एनकोडिंग वाला हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप अपने ख्याल को किन शब्दों में पिरोते हैं, ये तय करता है कि सामने वाला उसे कैसे समझेगा। अच्छा। एक ही बात को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं और हर तरीके का असर अलग होता है। इसके बाद आता है माध्यम यानी चैनल। क्या आप बोलकर, लिखकर या मेल से, वीडियो के जरिए कैसे अपनी बात कह रहे हैं। और फिर उस संदेश को प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर अपनी समझ के हिसाब से खोलता है, जिसे डिकोडिंग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है असली जादू या गड़बड़ी इसी डिकोडिंग में होती है। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभव, अपनी सोच और उस पल की मानसिक स्थिति के हिसाब से ही किसी बात का मतलब निकालता है। और इसी गैप को भरने के लिए इस प्रक्रिया का सबसे जरूरी छठा हिस्सा आता है। वो क्या है? प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। इसके बिना कम्युनिकेशन एक तरफा ट्रैफिक है जिसका एक्सीडेंट होना लगभग तय है। यानी जब तक सामने वाले से कोई रिएक्शन, कोई सवाल या कोई इशारा नहीं मिलता, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बात सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंची है या बीच रास्ते में ही खो गई है। एकदम सही। और ये फीडबैक सिर्फ हाँ समझ गया कहना नहीं है। सामने वाले का सिर हिलाना, उसकी आंखों में चमक आना या उलझन में सवाल पूछना, ये सब फीडबैक ही है। अच्छा। ये इस प्रक्रिया को एक लूप में बदल देता है जिससे दोनों तरफ के लोग एक ही पेज पर आ पाते हैं। इसके बिना हम सिर्फ हवा में तीर चला रहे होते हैं। और यही फीडबैक का होना या ना होना हमें कम्युनिकेशन के अगले स्तर पर ले जाता है। जब दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं तो फीडबैक तुरंत मिलता है। बिल्कुल तुरंत। लेकिन क्या होता है जब वही संदेश लाखों लोगों तक पहुंचाना हो? यहीं पर व्यक्तिगत और जनसंचार का फर्क साफ नजर आता है ना। ये पैमाने का यानी स्केल का फर्क है और ये सब कुछ बदल देता है। व्यक्तिगत संचार, जिसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो दो लोगों के बीच हो सकता है, एक छोटी टीम मीटिंग में हो सकता है या एक नेता की रैली में हो सकता है जहां वो हजारों लोगों से सीधे बात कर रहा हो। इन सब में सीधे फीडबैक की गुंजाइश होती है। हाँ, किसी न किसी रूप में। लेकिन जनसंचार या मास कम्युनिकेशन में जहां लाखों लोग हैं, वहां फीडबैक की ये प्रक्रिया तो लगभग टूट ही जाती है। एक अखबार या टीवी चैनल को कैसे पता चलता है कि उसका संदेश सही ढंग से समझा गया? बहुत अच्छा सवाल है। पारंपरिक रूप से ये फीडबैक बहुत धीमा और अप्रत्यक्ष होता था, जैसे अखबार की बिक्री के आंकड़े या टीवी शो की टीआरपी रेटिंग्स। अच्छा। लेकिन आज डिजिटल मीडिया ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। कैसे? अब किसी न्यूज वेबसाइट पर छपे आर्टिकल पर तुरंत हजारों कमेंट्स आ जाते हैं। कोई भी इंसान सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड या नेता को टैग करके सीधा फीडबैक दे सकता है। इसका मतलब है कि मास मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच की वो जो दीवार थी, वो अब धुंधली हो रही है। काफी हद तक। आज हर इंसान सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि एक प्रोज्यूमर है। प्रोज्यूमर? प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। आपके हाथ में मौजूद एक स्मार्टफोन आपको लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की ताकत देता है। एक ट्वीट या एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकता है। सही है। पारंपरिक माध्यम जैसे प्रिंट और टीवी अभी भी हैं, लेकिन अब डिजिटल और आउटडोर मीडिया जैसे बिलबोर्ड्स, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही जटिल माहौल बना दिया है। बिल्कुल, बहुत डायनामिक। अरे ये तो बहुत दिलचस्प है। हम प्रक्रिया और पैमाने को समझ गए, अब बात करते हैं तरीके की। संचार सिर्फ बोलकर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: मौखिक, वर्बल, अमौखिक, नॉन वर्बल और दृश्य, विजुअल। और अक्सर हम अपना सारा ध्यान मौखिक
यानी वर्बल कम्युनिकेशन पर लगा देते हैं। सही शब्द चुनना, अच्छी भाषा। हाँ, ये जरूरी भी है, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप कह रही हैं कि जो हम नहीं कहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। यहीं पर अमौखिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल आता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी आमने सामने की बातचीत में हमारे संदेश का 50% से ज्यादा असर शब्दों से नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। 50% से ज्यादा? हाँ, और लगभग 30-40% असर हमारी आवाज के उतार चढ़ाव यानी टोन से होता है। शब्दों का असर तो 10% से भी कम रह जाता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 90% से ज्यादा कम्युनिकेशन बिना शब्दों के होता है? हाँ, जब भावनाओं और एहसासों की बात हो तो यही सच है। इसका मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप आंखें नहीं मिला रहे, तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा। वो आपके शब्दों पर नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर यकीन करेगा। जब शब्द और शरीर की भाषा में तालमेल न हो तो जीत हमेशा शरीर की होती है। और तीसरा है दृश्य यानी विजुअल कम्युनिकेशन। हाँ, जैसे कि चार्ट, ग्राफ या कोई लोगो। हाँ, और इसकी ताकत को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारा दिमाग टेक्स्ट के मुकाबले तस्वीरों को 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। 60,000 गुना? जी, एक सिंगल पाई चार्ट एक पूरे पन्ने के आंकड़ों की कहानी कुछ सेकंड में बता सकता है। ट्रैफिक लाइट की लाल बत्ती को देखकर हमें सोचना नहीं पड़ता कि रुकना है। सही है। नाइकी के सूश लोगो को देखकर हमें ब्रांड का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीधा, तेज और असरदार कम्युनिकेशन है। आज के दौर में इन सभी तरीकों को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा मंच शायद इंटरनेट ही है, जहां टेक्स्ट भी है, आवाज भी, वीडियो भी और तस्वीरें भी। इंटरनेट ने वाकई सूचना के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। इसे संचार का आधुनिक महामार्ग कहना गलत नहीं होगा। सूचना पाना, ईमेल या सोशल मीडिया से संवाद करना, ऑनलाइन शिक्षा लेना, मनोरंजन, ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। व्यापार करने के तरीके पर, सरकार से जुड़ने के तरीके पर, बिल्कुल, यहाँ तक कि अपनी संस्कृति को समझने का तरीका भी इसने बदल दिया है। इसके फायदे तो साफ हैं। हम दुनिया भर से जुड़ सकते हैं, जानकारी बहुत तेजी से मिलती है, लेकिन क्या इस रफ्तार ने हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया है या सिर्फ सतही बना दिया है? ये आज के दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हम पहले से कहीं ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद उतने ही आइसोलेटेड भी। ये तो है। हमारे पास बात करने के माध्यम तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे से गहरी और सार्थक बातचीत कर पा रहे हैं? सही बात है। ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल हमें सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद हम अपने रोजमर्रा के कम्युनिकेशन को असरदार कैसे बनाएं? ये सबसे काम का सवाल है, और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। पहली तो है भाषा की स्पष्टता। अपनी बात को सरल और सीधा रखना। सिर्फ अच्छा बोलना ही काफी नहीं है, अच्छा सुनना भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ ध्यानपूर्वक सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग का जिक्र आता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये मुमकिन है? जब हमारे पास मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट हों, तो क्या ध्यान से सुनने की जगह सीधे मुद्दे पर आना ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब धीरे चलना नहीं बल्कि सही दिशा में चलना है। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ चुप रहकर सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और क्या महसूस कर रहा है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आप समस्या की जड़ तक जल्दी पहुंचते हैं। बिना सुने दिए गए समाधान अक्सर गलत समस्या को सुलझा रहे होते हैं, जिससे बाद में और ज्यादा समय बर्बाद होता है। तो एक्टिव लिसनिंग असल में समय बचाता है, बर्बाद नहीं करता। बिल्कुल। यहाँ दो और बहुत मजबूत आइडियाज हैं, सहानुभूति, एम्पैथी, और जैसा हमने पहले बात की, बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग। सहानुभूति या एम्पैथी तो शायद आज के दौर की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सुपर पावर है। इसका मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। मुझे याद है, एक बार मेरा एक सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान था। मैंने सिर्फ 10 मिनट निकालकर उसकी समस्या को बिना कोई समाधान दिए बस ध्यान से सुना। और उससे क्या हुआ? उस एक बातचीत के बाद हमारे पेशेवर रिश्ते में जमीन आसमान का फर्क आ गया। कभी-कभी लोग समाधान नहीं, सिर्फ ये एहसास चाहते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है। ये तो हुई संवाद को बेहतर बनाने की बात। अब जरा उस जानकारी पर आते हैं जिसे हम साझा करते हैं।
संचार में हम जो भी कंटेंट शेयर करते हैं वो आता कहाँ से है? इसके स्रोतों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। और ये जानना आज के फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ, ये तो है। प्राथमिक स्रोत का मतलब है मूल जानकारी जो सीधे घटना या अनुभव से जुड़ी हो, जैसे किसी वैज्ञानिक का ओरिजिनल रिसर्च पेपर, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या किसी घटना के चश्मदीद का बयान। मतलब जानकारी का सबसे कच्चा रूप। बिल्कुल, सबसे सीधा रूप। और द्वितीयक स्रोत, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वो है जो इन प्राथमिक तो स्रोतों पर आधारित हो। हाँ, जैसे उस रिसर्च पेपर पे लिखा गया कोई न्यूज आर्टिकल या उस ऐतिहासिक दस्तावेज पे लिखी गई कोई किताब। द्वितीयक स्रोत हमें संदर्भ और विश्लेषण देते हैं जो बहुत उपयोगी हैं। लेकिन एक अच्छी आदत यह है कि जब भी कोई चौंकाने वाली खबर पढ़ें या सुने तो हमेशा उसके प्राथमिक स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करें कि ये बात आई कहाँ से। हाँ, क्या वो खबर किसी रिपोर्ट पर आधारित है? अगर हाँ, तो क्या हम उस रिपोर्ट को खुद देख सकते हैं? ये छोटा सा कदम हमें गलत सोचना के जाल से बचाता है। और अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, हम ये सब करते ही क्यों हैं? हमारे कम्युनिकेशन का असल मकसद क्या है? एक तरह से देखें तो हमारे हर संवाद के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। सबसे आम मकसद है किसी को जानकारी देना। ठीक है। दूसरा है किसी को अपनी बात के लिए मनाना या राजी करना, जिसे परसुएजन कहते हैं। मार्केटिंग और विज्ञापन की पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। इसके अलावा किसी को प्रेरित करना यानी मोटिवेशन भी एक मकसद हो सकता है, जैसे एक लीडर अपनी टीम को करता है। या फिर सिर्फ मनोरंजन करना, जैसे कोई कहानी या चुटकुला सुनाना। और इन सब के अलावा 2 बहुत ही बुनियादी मानवीय उद्देश्य भी हैं। पहला, आपसी संबंध बनाना और उन्हें निभाना, रिश्ते मजबूत करना। हाँ, और दूसरा है समस्याओं का समाधान करना। अंत में ये सभी उद्देश्य एक ही बड़ी चीज पर आकर रुकते हैं, एक कनेक्शन बनाना और किसी नतीजे पर पहुंचना। चाहे वो नतीजा कोई डील साइन करना हो, किसी को हंसाना हो या सिर्फ किसी को ये महसूस कराना हो कि वो अकेला नहीं है। तो आज हमने देखा कि संचार सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। ये व्यक्तिगत लेवल से लेकर लाखों लोगों तक अलग अलग पैमानों पर काम करती है। और इसमें हमारे शब्द, हमारी बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि तस्वीरें भी सब एक साथ मिलकर असर डालते हैं। हमने ये भी समझा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ बोलना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना, दूसरे के नजरिए को समझना और सहानुभूति रखना भी बेहद जरूरी है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख और सुधार सकता है। और शायद सबसे बड़ी बात ये सीखी कि आज के सूचना के सैलाब में ये जानना कि हमारी जानकारी कहाँ से आ रही है और हम बात कर क्यों रहे हैं, हमें एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार कम्युनिकेटर बनाता है। आज हमारे पास इंटरनेट जैसे बेहद शक्तिशाली माध्यम है जो हमें पल भर में पूरी दुनिया से जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड होने का मतलब सच में कम्युनिकेट करना भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़े होने की इस दौड़ में हम अपने सामने बैठे एक इंसान से गहरा और सार्थक संवाद करने की कला भूलते जा रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमारे अगले कम्युनिकेशन से पहले खुद से पूछना चाहिए।